नमस्कार दीपशिका जी। नमस्कार सर। आपको बहुत-बहुत बधाई हो। आपका अंतिम रूप से चयन एसएससी जीएसटी 2022 की परीक्षा के लिए हुआ है। आप अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बताइए। सर मेरी रैंक आई है 322 और मेरे पेपर वन में मार्क्स थे 168.75। पेपर टू में मेरे मार्क्स थे 89 और टोटल मेरे मार्क्स हैं 257.75 और कैटेगरी है एससी। दीपशिका जी, यह बताइएगा आपका कौन-सा डिपार्टमेंट है, कौन से विभाग के लिए आपका चयन हुआ है? सर मेरा चयन राजभाषा विभाग के लिए हुआ है और मेरी ये फर्स्ट प्रेफरेंस थी और उसी में मेरा सिलेक्शन भी हुआ है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपने जो प्रेफ़रेंस दिया था वो भी आपका फर्स्ट प्रेफ़रेंस था और उसी में आपका फाइनल सिलेक्शन भी हुआ है। जनरली ऐसा कम होता है। अ, आपका जो है ना परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा। पेपर वन के मार्क्स आपके काफ़ी अच्छे रहे। हाँ जी सर। ये बताइएगा कि ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था या इसके पहले भी आपने इस तरह के अटेम्प्ट्स लिए हुए थे इस पेपर के लिए? सर मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये मेरा एसएससी जीएसटी का तो फर्स्ट अटेम्प्ट था ही। हम्म। ये मेरा लाइफ का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फर्स्ट अटेम्प्ट था। मैंने इससे पहले कोई क्या एग्जाम नहीं दिया। क्या बात है! ये तो बहुत ही आश्चर्य वाली बात है। बहुत ही कम ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो कि एक बार सोच लिए कि मुझे इस एग्ज़ाम के लिए जाना है और उस एग्ज़ाम को वह फाइनली जो है ना फेस करें और वो फाइनल उसका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाए। ये जी बहुत सर। बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए और जो भी अभ्यर्थी सुन रहे हैं उनके लिए आप सचमुच इंस्पिरेशन है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। ये बताइएगा कि आपने जो ये रणनीति बनाया, ऐसा क्या उसमें आपने कुछ मिलाया? किस तरह का रणनीति बनाया कि आपने ये लाइफ का फर्स्ट अटेम्प्ट लिया, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट था और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ। ये मंत्र ज़रूर बताइएगा, शेयर ज़रूर करिएगा अपने आने वाले भावी अनुवादकों के लिए। सर मेरा तो यही मंत्र था कि मुझे अपना बेस्ट देना है और जो मेरी भाषाई पकड़ है हिंदी अंग्रेजी दोनों पर उसका भरपूर उपयोग करना है और इस एग्जाम में सफलता हासिल करनी है। मैं शुरू से ही पॉजिटिव थी कि मुझे अपना बेस्ट देना है। ये बताइएगा कि आपने कहा कि भाषाई पकड़ आपकी अच्छी रही, हिंदी और जी अंग्रेजी सर। की। इस जी सर। आपने इस तरह का पकड़ आपने किस तरह से हासिल किया? क्या कर किया आपने कि दोनों ही भाषाओं में श्रुत भाषा और जो लक्ष्य भाषा है, दोनों ही भाषाओं में आपकी पकड़ अच्छी हो गई? सर मेरी सबसे जो मुझे सबसे चीज़ लगता है कि इस सफलता का कारण वो ये है कि मुझे दोनों भाषाओं से प्यार है। मुझे हिंदी और इंग्लिश भाषा दोनों ही बेहद अच्छी लगती है। मुझे भाषाई ज्ञान का बहुत एक कहते हैं ना कि मतलब उत्सुकता रहती है, अंदर कुछ से ना कुछ सीखने की। इंटरेस्ट था जिसको कहते हैं जी ना। सर, हाँ, इंटरेस्ट है मुझे, हाँ। इसमें इंटरेस्ट है। इसलिए मुझे पढ़ना, लिखना, हिंदी, इंग्लिश दोनों का अच्छा लगता है। इसलिए मुझे लगा कि मुझे इस क्षेत्र में जिसमें हिंदी और अंग्रेज़ी का उपयोग हो, कुछ करना चाहिए। इन दोनों ही भाषाओं में अच्छा करने के लिए आप किस तरह के मैगज़ीन पढ़ा करती थी? न्यूज़पेपर अगर पढ़ा करती थी तो किस तरह का न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे? अगर कोई बुक्स भी आपने खुद इस तरह के प्रिपरेशन के लिए, इस तरह की भाषाई ज्ञान को बढ़ाने के लिए आपने यदि यूज़ किया है, तो उसकी ज़रूर साझा करें आप। सर एग्ज़ाम के पर्पज़ से बताऊँ तो ल्यूसेंट की मैंने बुक्स पढ़ी थी, इंग्लिश और हिंदी दोनों, सामान्य हिंदी और जनरल इंग्लिश, और अरिहंत की भी मैंने पढ़ी थी सामान्य हिंदी, हुँ, हुँ। एग्ज़ाम के लिए। और वैसे अगर मैं बताऊँ तो हमेशा से ही मैंने अपनी इंग्लिश को अच्छी करने के लिए, सर मेरी हिंदी तो अच्छी है ही, लेकिन अब आप जानते हैं कि अंग्रेज़ी तो हमारे लिए एक एलियन लैंग्वेज है इंडियंस के लिए, तो उसे सीखने में थोड़ा वक़्त लगता है हम लोगों को, भारतीयों को। तो इसलिए मैंने बचपन से ही रैपिडेक्स इंग्लिश कोर्स पढ़ती थी मैं और न्यूज़पेपर पढ़ती थी, इंग्लिश का घर पे आता था टाइम्स ऑफ इंडिया, अच्छा। वो पढ़ती थी। मतलब और आपका हिंदी की। बैकग्राउंड काफ़ी कहा जाए ना तो एक पढ़ने वाला बैकग्राउंड था, क्योंकि जी सर। जैसा कि जी, आप कह रहे हैं कि आपके घर में टाइम्स ऑफ इंडिया हमेशा आते रहता था, मतलब अंग्रेजी न्यूज़पेपर हमेशा आते रहता था, जी सर। है ना? जी। क्योंकि अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि न्यूज़पेपर को कुछ अलग ढंग से पढ़ते हैं। उन लोग कहते हैं कि एक न्यूज़पेपर खरीद लो और 7 दिन तक उसे चलाओ, जब तक कि उसके एक-एक चीज़ को ना पढ़ लें। तो क्या इस तरह से वह न्यूज़पेपर से अपना भाषाई ज्ञान को बढ़ा सकते हैं? सर मुझे लगता है कि
आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से देख रहे हैं, तो उस हिसाब से कोई न्यूज़पेपर आप ले सकते हैं, जैसे कि द हिंदू हो गया, और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं और आप उनको पढ़िए और उनमें हर तरह की क्षेत्र से जुड़ी न्यूज़ आती है, जैसे कि राजनीतिक, सामाजिक, फ़िल्मी संबंधी, तो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो आप उसको ले लीजिए या फिर सब पढ़ने की कीजिए, लेकिन जिसमें इंटरेस्ट हो उसे ले लीजिए और उसको आप जब पढ़ेंगे इंटरेस्ट के साथ, तो आपको आपकी नॉलेज तो बढ़ेगी ही, आपको और अच्छा मतलब आनंद भी आएगा कि आप कुछ नया सीख रहे हैं। ओके दीपशिखा जी, ये जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर रीडिंग आपने किया, तो न्यूज़पेपर में आप क्या काम करते थे? किस तरह से आप जो है ना स्टडी करते थे कि आप अंग्रेजी में आपने अच्छा पकड़ हासिल किया? क्या करना चाहिए? क्या-क्या चीज़ करते थे उसमें? सर मेरा जो फ़ोकस है वो हमेशा से वोकैब्युलरी और ग्रामर पे ही रहा है। तो ठीक है। मैं कोशिश करती थी मेरी वर्ड मीनिंग्स हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी वो अच्छे रहे, मुझे वर्ड मीनिंग्स का ज्ञान मेरा बढ़े। और ये तो हुआ अंग्रेजी की बात की। आपने कुछ किताबें आपने पढ़ा, फिर अंग्रेजी का एक न्यूज़पेपर आप लिया करते थे, इसके कारण से आपकी अंग्रेजी दुरुस्त हुई। जी सर। हिंदी के लिए आप क्या करते थे? सर हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, तो वैसे तो इसका ज्ञान हमें बचपन से ही होता है क्योंकि ये तो हमारी आम बोलचाल की भाषा है। इसके लिए सच बताऊँ तो मैंने ऐसा ख़ास कुछ नहीं किया, बस ये कि मुझे बचपन से ही दोनों भाषाएँ बहुत पसंद हैं, तो इसलिए मैंने इस ठीक है भाषा वो मेरी पकड़। वेल आप एग्ज़ाम ऑब्वियसली जब पेपर 1 का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा होगा, तब आप हर दिन कितना सेट आप बनाती थी? या 1 सेट आपके लिए पर डे काफ़ी था? सस्पेक्ट मतलब कैसे? प्रैक्टिस सेट, मॉक्स जो लेते थे आप, सर वो है तो ना? मैं चैप्टर वाइज़ भी लेती थी और अच्छा। फुल मॉक टेस्ट भी लेती थी, तो फुल मॉक तो एक ही लेती थी मैं हुँ, और हुँ। चैप्टर वाइज़ और वैसे वोकैब्युलरी का ले लिया, जैसे किसी हुँ। दिन मैंने समास ले लिया, तो ऐसे भी ले ली। तो अपने हिसाब से जितना भी मैं ले सकती थी, उतना ही मैं टेस्ट लेती थी। ये आप अपने भावी अनुवादकों को बताएँगे कि सेक्शन वाइज़ भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि फुल मार्क्स ज़रूरी है? जी सर। सर हर तरह के मॉक देने चाहिए, चाहे वो सीजीएल आप सीजीएल का भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप जीएसटी के सेक्शन में जाकर जीएसटी का ही दें, आप सीजीएल का भी दे सकते हैं, आप कोई और दूसरा डी ट्रिपल एचडी आप उसका भी दे सकते हैं, इससे आपका नॉलेज ही बढ़ेगी और फ़ायदा ही होगा आपको। हुँ। वेल ये तो हो गया पेपर 1 की तैयारी। पेपर 1 की तैयारी के लिए और कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे कि कैंडिडेट किस तरह से आपके इतना मार्क्स ला सके, 168 प्लस मार्क्स ला सके? जी सर। सर मेरे ख़्याल से मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है और मॉक टेस्ट से आपको एक तो पता चलता है कि आप कितने टाइम के अंदर उम, हुँ, कितना मतलब कर पा रहे हैं, कितने आंसर्स दे पा रहे हैं। तो मॉक टेस्ट से बहुत फ़ायदा होता है, मॉक टेस्ट ज़रूर दें, इससे हुँ, आपको हुँ। बहुत फ़ायदा होगा। ये तो होगी पेपर 1 की बात। आपने बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन किया और आपका का जो बैकग्राउंड भी जो है ना, एजुकेशनल बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा रहा। जिसके जी कारण सर। से आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इतने अच्छे मार्क्स लाए आपने पेपर 1 में। आप ये हाँ जी। बताइएगा कि पेपर 2 के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही? क्योंकि पेपर 2 के लिए ही अधिकांश कैंडिडेट्स को डर रहता है, क्योंकि पेपर 2 पूरी तरह से डिफरेंट है। आप जो पेपर 2 की जो तैयारी करना शुरू किए, क्या आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को साथ में लेकर के आप तैयारी किया करते थे कि पेपर 1 का रिजल्ट आने के बाद आप पेपर 2 के लिए आप सोचें? सर मैंने तो वैसे जब पेपर 1 की तैयारी जुलाई 2022 में स्टार्ट कर दी थी, पहले ही हुँ, स्टार्ट कर दी थी और जैसे ही मेरा पेपर 1 खत्म हुआ, मुझे लगा कि अब मुझे पेपर 2 की तैयारी में जुट जाना चाहिए क्योंकि मुझे एक अंदर से इंट्यूशन थी कि मेरा क्लियर हो जाएगा, अच्छा गया था मतलब पेपर। अच्छा। तो इसलिए मैं यूट्यूब वीडियोज़ पहले ही काफ़ी सारी देख ली थी और उस दौरान मुझे आपके बारे में पता चला कि आपकी यूट्यूब वीडियोज़ मैंने देखी, मुझे आपका पढ़ाने का तरीका, गाइड करने का तरीका बहुत अच्छा लगा। तो इससे मुझे लगा कि पेपर 1 और पेपर 2 काफ़ी अलग है, इसमें पेपर 2 में गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए मैंने फिर आप आनंदम ट्यूटोरियल से संपर्क किया और फिर उसमें मैंने कोर्स जॉइन किया था पेपर 2 के लिए। अ, चलिए अच्छी बात है। ये बताइएगा कि स्टूडेंट्स बहुत ही कंफ्यूज्ड रहते हैं, चूँकि आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, है ना? जी और सर। लाइफ का पहला कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी था। जी सर। आपने स्टार्ट किया पिछले ही साल 2022 में, जैसा कि आपने अभी कहा, हाँ और जी। जो है ना विदिन अ ईयर
आपने फाइनल सिलेक्शन भी ले लिया, लेकिन आपने तो कुछ तो अनुभव किया होगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स में ये कंफ्यूजन रहता है कि पेपर वन पहले होगा तभी तो पेपर टू के लिए उसको तैयारी में जाना है। तो ऐसे जो सोच रखते हैं कि वो पेपर वन का रिजल्ट आउट होने के बाद ही वो पेपर टू की तैयारी करे, तो क्या इस तरह की सोच के साथ चलना चाहिए, या दोनों ही पेपर को साथ में लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन रहती है कैंडिडेट्स के बीच में। सर मेरे ख्याल से तो दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि हर किसी का एक समझने का जो एक लेवल है वो अलग होता है। कोई अभी मतलब स्टार्टिंग लेवल पे ही समझ रहा है चीज़ों को, भाषा को, कोई इंटरमीडिएट लेवल पे है, कोई इसका लेवल थोड़ा और अच्छा है। तो लेकिन आपको दोनों की तैयारी स्टार्टिंग से करनी चाहिए। हाँ, लेकिन मेरी रणनीति ये रही थी कि मैंने मतलब पेपर 2 की बाद में करी, लेकिन मेरा इंटरेस्ट था, मैं थोड़ा-थोड़ा करती थी बीच-बीच में भी ट्रांसलेशन वगैरह। लेकिन हाँ, एक लग कर जो मैंने की थी वो पेपर 1 के होने के बाद ही की थी। हुँ। लेकिन वैसे अगर मेरा तो यही रहेगा कि आपको पहले से ही करनी चाहिए पेपर 2 की भी, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, और ऐसे भी आप जैसा कह रहे हैं कि पहले से ही आपका काफ़ी अर्ली पीरियड से ही आप न्यूज़पेपर रीडिंग करना शुरू कर दिए हुए थे। इससे आपकी समझ शक्ति बढ़ी, आप एडिटोरियल्स भी पढ़ाई कर रहे थे, जिसके कारण से आपका ऐसे सेक्शन लगभग पहले से मजबूत हो रखा था। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसा नहीं कर पाते हैं, है ना? जी सर। इसलिए क्या इसलिए उनको लगता है कि जो है ना, सो अगर वो पेपर 1 में क्वालीफाई किए तो पेपर 2 के लिए क्वालीफाई करने के लिए उनको काफ़ी मशक्कत करना पड़ता है ना? हाँ इस जी। हाँ, तो यदि आपके जैसा बैकग्राउंड वो रखते हैं तो फिर तो टेंशन की कोई बात नहीं है। लेकिन जो कैंडिडेट अभी जैसे स्टार्ट कर रहे हैं, है ना? तो जी, उनको दोनों ही पेपर्स को साथ में लेकर के चलना चाहिए। क्या इस जी। बात से आप सहमत हैं? जी सर, बिल्कुल सहमत हूँ और उन्हें तैयारी पहले से ही करनी चाहिए, इससे उन्हें फ़ायदा ही होगा पेपर के लिए। दीपशिका जी, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कन्फ्यूजन रहता है कैंडिडेट्स के बीच में। आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताइएगा कि अनुवाद का जो खंड है, हुँ, हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी, जो ये हुँ। दो खंड आपके आते हैं एसएससी जीएसटी पेपर में, इसमें कौन सा जो ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगा? बाकी हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेट करने में आपको दिक्कत हुई, या अंग्रेजी से हिंदी करने में दिक्कत हुई? और अगर जो भी आपका जो सबल पक्ष है रहा, तो जहाँ पर भी आपकी निर्बलता रही, जहाँ पर आपकी वीकनेसेस रही, तो उस वीकनेसेस को आपने कैसे उसको हटाया? सर मेरा जो था, अब जैसा कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो हिंदी पे पकड़ अच्छी है। इसलिए अंग्रेज़ी से हिंदी बनाने में, अनुवाद करने में ज़्यादा ईज़ी रहा, क्योंकि वो समझ आ जाता है कि हाँ, हिंदी कैसे बनानी है। लेकिन जब बात हिंदी से अंग्रेज़ी में आती है, तो हमें थोड़ी मुश्किलात आती है कि कैसे बनाएँ, क्योंकि अंग्रेज़ी पे हम लोगों की, भारतीयों की, स्टूडेंट्स की इतनी अच्छी पकड़ नहीं होती है ज़्यादातर। हम्म। तो इसलिए सर इसका तो यही एक तरीका है कि आप अपनी इंग्लिश को और अच्छा बेहतर करें। जिसकी हिंदी कमज़ोर है, वो हिंदी पे प्रैक्टिस करे, जिसकी इंग्लिश वीक है, वो इंग्लिश की प्रैक्टिस करे। तभी हम दोनों भाषाओं को साथ लेकर चल सकते हैं और अपना ट्रांसलेशन बेहतर कर सकते हैं। आप पेपर टू के लिए पूरी तरह से क्या आप कोई किताब वगैरह पर निर्भर थे, या किस तरह से आप अनुच्छेद कहाँ से आप प्राप्त करते थे? सर पेपर 2 के लिए तो आनंदम ट्यूटोरियल से ही, जो मैंने कोर्स जॉइन किया था आपका, उसमें मुझे रोज़ ट्रांसलेशन मिलती थी, दोनों इंग्लिश और हिंदी की, वो मैं करती थी और साथ ही एक एस्से भी मिलता था करने के लिए। इसके अलावा मैंने उसमें सारा कंटेंट था, मतलब एसेज वगैरह सब थे उसमें, ट्रांसलेशन के पैसेज थे, प्रीवियस ईयर, तो सारा उसी से सब कुछ, कहीं और से कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। हालाँकि मैंने अरिहंत की हिंदी और इंग्लिश एस्से लिए थे, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छा दिया हुआ था, तो उससे भी मुझे हेल्प मिली थी हम्म। अच्छा, एस्से में। ये बताइएगा कि मूल्यांकन, देखिएगा दो तरह के मूल्यांकन होते हैं, एक स्व मूल्यांकन होता है और एक किसी एक्सपर्ट के द्वारा मूल्यांकन होता है। ये दोनों तरह के मूल्यांकन को आप किस तरह से लेती है? दोनों तरह का मूल्यांकन बहुत ज़रूरी होता है। हाँ आपने जी। किस तरह से खुद के लिखे हुए चीज़ों को मूल्यांकन किया और करवाया, और उससे आपको क्या सीखने के लिए मिला? सर सबसे पहले तो आपसे सीखा है कि स्व-मूल्यांकन करके देखें कि आप कितना अच्छा कर पा रहे हैं, मतलब कैसा आपने किया है, वो खुद पता चल जाता है जब हम कर लेते हैं ट्रांसलेशन कि कैसा हमने किया है। लेकिन फिर भी एक गुरु से
मूल्यांकन करवाने की बात अलग होती है, इसलिए उसके बाद आप करते थे मूल्यांकन, तो तब पता चलता था कि हाँ, कहाँ गलती है, कहाँ कितनी और अच्छी मेहनत करनी है, कितने और शब्दों को सीखना है, ग्रामर पे कितना और फ़ोकस करना है। तो स्व-मूल्यांकन भी एक ज़रूरी हिस्सा है, लेकिन एक गुरु जो मूल्यांकन करता है, उसकी बात अलग होती है। हुँ। खैर ये तो बात हो गया अनुवाद खंड की। आपने एसे का तैयारी किस तरह से किया? सर ऐसे भी रोज़ मिलती थी, जो मैंने आपसे कोर्स जॉइन किया हुआ था, उसके अलावा मैंने जो मेरी एस्से की बुक थी वो आर्यहंत की, उससे मैंने एस्से प्रिपेयर किए थे करंट अफ़ेयर्स के, चाहे वो सामाजिक मुद्दा हो या राजनीतिक मुद्दा हो, तो मैंने उससे ही एस्से प्रिपेयर किए थे। हुँ। तो जी सर। इसके अलावा आप जो है जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है जो भी टॉपिक्स है आप हुँ, जैसे कि एग्जाम में तो दो तरह के टॉपिक्स आते हैं, एक थोड़ा ट्रेडिशनल टॉपिक भी रह सकता है और और आपका एक जो करंट टॉपिक्स पर भी आधारित है ऐसे टॉपिक्स रहते हैं। इन दोनों में सामंजस्य को बनाया आपने किस तरह से, किस तरह के टॉपिक्स को आपने ज़्यादा लेकर के चला और उस तरह के टॉपिक्स काफ़ी काफ़ी सहायक सिद्ध हुआ आपके फाइनल एग्जाम में। सर मुझे करंट अफ़ेयर्स और सामाजिक मुद्दों वाले टॉपिक में ज़्यादा एक तरह का कहूँगी खुद से एक इंटरेस्ट है, इन चीज़ों मुद्दों पर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ना, हम्म, तो इसलिए मैंने इन पे ज़्यादा फ़ोकस किया। हालाँकि पढ़े तो मैंने दूसरे भी थे, लेकिन सामाजिक मुद्दों पे और करंट हम्म। अफ़ेयर्स के टॉपिक्स पर मैंने ज़्यादा फ़ोकस किया था। वेल आप ये बताइएगा कि आप लड़की है चूंकि और क्या आपको जहाँ पर भी भेजा जाए हुँ, पोस्टिंग के रूप में, पोस्टिंग जहाँ हाँ। पर भी हो इंडिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, तो क्या आप वहाँ जाने के लिए तैयार हैं? सर हालाँकि वैसे तो मैंने राजभाषा विभाग को चुना इसलिए ही कि मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो मुझे दिल्ली में ही मिले। हम्म। लेकिन सर मेरे लिए एक जॉब इतनी ज़रूरी है कि अगर मुझे दिल्ली से बाहर भी मिलती है, तो मुझे जाने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये यही एक होना चाहिए, है ना? एक जी सर। कॉन्फिडेंस होनी चाहिए कि लड़की है तो क्या दिक्कत है, मैं कहीं पर भी मैं ज्वाइन कर सकती हूँ। हाँ, जी सर। वेल एक क्वेश्चन और भी आती है क्योंकि देखिएगा फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी मैटर करता है किसी भी चीज़ को प्रिपरेशन करने के लिए, वो भी फाइनल जिसमें सिलेक्शन जो चाहे वो हो जाता है, तो फैमिली बैकअप बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये हाँ जी। बताइएगा कि फैमिली की तरफ से आपको कितना बैकअप मिला, किस तरह का आपका फैमिली बैकग्राउंड रहा और किस तरह से वो काफ़ी काफ़ी प्रोमोटिव रहा कि आप अभी इस मुकाम पर है। सर मेरी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव रही है, हमेशा से और उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया है। कोई भी चीज़ की, कोई भी बुक की ज़रूरत होती थी, उन्होंने मुझे ला के दी। हालाँकि हर किसी क्या की बात है। फैमिली सपोर्ट करती है, हम्म। लेकिन मेरी फैमिली का मुझे पूरा योगदान रहा है इसमें। मेरी फ्रेंड्स, फैमिली सबका पूरा योगदान सबसे बड़ा योगदान किनका रहा, मम्मी का, पापा का, आपके फ्रेंड रहा। का या गुरुजन का? तो सब पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा योगदान होता हम्म। है, तो उनका ही है सबसे ज़्यादा। चलिए बहुत बहुत अच्छा। और सर आ, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने भी मुझे एनकरेज किया कि मैं गवर्नमेंट जॉब क्या के लिए आप ट्राई उनका नाम करूँ। बताना चाहेंगे, हो सकता है कि वो सुने तो उनको काफ़ी अच्छा लगे। तो जी, सर उनका नाम है वंशु। किसी भी व्यक्ति के सफलता के पीछे एक आदमी का हाथ नहीं होता है, कई सारे लोगों का हाथ होता है। जी सर। और उन सभी लोगों के प्रति कृतज्ञता दिखाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। आ, और आप उनमें से है कि सबों के प्रति कृतज्ञता जरूर ही जाहिर करना है और उनका उनकी शुभकामनाएं लगती है जी आपके सर, आने वाले, क्योंकि यहीं पर आपका कहा जाए तो जर्नी खत्म नहीं हो जाता है। बिल्कुल, एक बिल्कुल। नए तरह की जिंदगी की शुरुआत यहाँ से आपकी होती है जी जिसमें सर। आप कहा जाए तो पूरी तरह से सामाजिक होंगे और सामाजिक जीवन को किस तरह से चलाना है ये कहा जाए कि क्रूशियल टाइम होता है और ऐसी स्थिति में शुभकामनाएं और भी जरूरी हो जाता है। जी सर। कैंडिडेट्स जो इसकी तैयारी कर रहे हैं और कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं, जिनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, उन्होंने हालांकि काफी अच्छा मेहनत किए होंगे, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, उन लोगों को कि किस तरह से आप अपनी बात को पहुंचाएंगे ताकि उन लोग फिर से अपने एफर्ट्स को लगाएं और वो भी दोगुना तिगुना अपने एफर्ट्स को लगा सके, क्या आप उनको बताएंगे?
सर मैं बस यही कहना चाहूँगी कि कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अगर आपका एक एग्ज़ाम में नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे में नहीं होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ है, तो ज़रूरी नहीं कि सेकंड में नहीं होगा। आप हिम्मत मत हारिए, लगे रहिए, कभी ना कभी ज़रूर होगा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। आप बस अपना बेस्ट दीजिए और बाकी सब भगवान पे छोड़ दीजिए। लक का कितना चांस बनता है फाइनल सिलेक्शन में? सर मेरा ये मानना है कि 99% मेहनत है, तो 1% लक है। हालाँकि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट तो नहीं है, लेकिन सर लक कभी-कभी भारी भी पड़ता है मेहनत पर। ये लक आप किसको मानती है? लक है क्या चीज़? सर परसिपरी एक्चुअली पर वो तो हार्ड लेबर तो सब लोग करते हैं। हर कोई 10 घंटे भी पढ़ाई कर रहा है, कोई 12-12 घंटे तक पढ़ाई करते हैं, लेकिन 1% का यहाँ पर क्या रोल है? सर 1% का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है। सर मैं अपना खुद का एग्ज़ाम्पल लेना चाहूँगी कि मैंने स्टार्टिंग से ही पॉज़िटिव एटीट्यूड रखा था कि मुझे ये करना ही है और मैं सर अफ़र्मेशन भी करती थी। मतलब कि मैं कर लूँगी, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। मैं कर चुकी हूँ, मतलब मैं बिलीव करती हूँ सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी कि कहते हैं कि जिस चीज़ को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको आपको मिलाने में लग जाती है। सर मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ और सर मैंने यहाँ पे मेहनत तो की ही है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, फिर कहूँगी, लेकिन सर लक भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, आपको सफलता हासिल करने में। सर इसलिए हुँ, मुझे लगता है कि एक इंसान को मेहनत के साथ-साथ थोड़ा अपने एक इसे कहेंगे स्पिरिचुअल लेवल पे या फिर ये कहें कि एक सबको हुँ, सबल लेवल पे काम करना चाहिए अपनी हुँ, पर्सनैलिटी में, ताकि इंसान सफलता को आसानी से हासिल कर सके। हुँ। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कहा कि पर्सपिरेशन अर्थात मेहनत तो ज़रूरी है, लेकिन 1% लक जो कि दुआएँ हैं या जी, जी। शुभकामनाएँ हैं, है ना? इस तरह की और अफ़र्मेशन कि जी मैं सर। कर लूँगा, मैं कर लूँगी, इस तरह का यदि भाव लेकर के यदि किया जाए, तब सफलता निश्चित ही प्राप्त होती है। सर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि जब हम कुछ लिखते हैं ना जैसे तो हम उस चीज़ को और पुख्ता कर रहे होते हैं। तो हुँ, इसलिए अगर आप कुछ बनना चाहते हैं अपनी लाइफ़ में, कुछ भी बनना चाहते हैं, मैंने हमेशा से ये सुना है कि जो आप बनना चाहते हैं, आप एक बार सोच लीजिए, अगर आपने ठान लिया कि मैं ये हूँ, आई एम, तो सर हुँ, आपको बनने से कोई नहीं रोक सकता। आई बिलीव इन द आई एम कॉन्शियसनेस यानी कि इफ आई से दैट आई एम ट्रांसलेटर, हुँ। आई एम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉयी, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम दिस और आई एम दैट, तो आई थिंक आपको वो बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक क्या सकती। बात है! चलिए, आप बहुत ही अच्छी तरह से आपने हर चीज़ को सँभाला, हर चीज़ को लेकर के एक संतुलन बनाया और उस संतुलित कार्यक्रम में आपने एक पढ़ाई का भी कार्यक्रम बनाया और उस कार्यक्रम को इतना सफल बनाया कि आप अंतिम रूप से सफल हुई। आपके स्वर्णिम भविष्य की खूब शुभकामनाएँ। थैंक यू, थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।